जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का। जिस पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ आपको बताएंगे परिवर्तन जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। परिवर्तन यानी कि पदार्थ की अवस्था या रंग या उसके मूल अवस्था में ही परिवर्तन, जो दो तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे बर्फ का जमना, कागज का जलना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना। यानी कि इन उदाहरण को अब हम देखेंगे कि बर्फ का जमना और कागज का जलना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, ये किस परिवर्तन को दर्शा रहा है। कागज, ये बर्फ है, तो बर्फ जो है जम जाता है। अगर पानी को हम फ्रिज में या ठंडा करेंगे, किसी भी चीज़ में रख के अगर वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो अब पानी जम के ठोस यानी कि बर्फ़ की अवस्था में आ सकता है। फिर चाहे उस बर्फ़ से पुनः उसको गर्म करके द्रव की अवस्था में लाए तो वो दोबारा पानी बन सकता है। यानी कि पानी से हम बर्फ़ और फिर बर्फ़ से पानी, इस तरह ठोस से उसको हम द्रव और द्रव से फिर ठोस, इस तरह हम उसके परिवर्तन को दोबारा ला सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि एक बार जो कागज है वो जल जाएगा, जलने के बाद तो राख बन जाएगा। अगर हम दोबारा चाहें कि उस राख से पुनः कागज बना लें तो ये मुश्किल है। यानी कि इस सिचुएशन को भी देखिए, यहाँ दोबारा ला सकते हैं पुनः, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, दूध से दही का बनना। एक बार जो दूध अगर दही में जम जाता है और उस दही से चाहे किसी भी तरह हम उसे दोबारा दूध की अवस्था में ला दें तो ये मुश्किल है। अर्थात इसमें भी दूध से दही में बदल गया, एक नया चीज़ बन गया। यहाँ भी ये क्या बन गया, एक नया चीज़ बन गया। अगर उस नए चीज़ से फिर उसको चाहेंगे पुराने चीज़ में, अपनी पुरानी मूल अवस्था में आने के लिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि मोम है, मोम का पिघलना। अगर कोई मोम पिघल जाता है, पानी के रूप में हो जाता है, द्रव के रूप में, तो उस फिर पिघले हुए मोम से एक ठोस मोम प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पुनः पूर्ति हो जाएगा, दोबारा वह अपनी पहले जैसी अवस्था में आ सकता है। तो इन दो केस को स्थिति में देखिए आप कि बर्फ का जमना और मोम का पिघलना, बर्फ का जमना और मोम का पिघलना, यहाँ दोनों क्या है कि दोनों अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। लेकिन कागज का जलना, दूध का फट जाना या जम जाना, या हम जो भोजन करते हैं वो जो हमारे शरीर में जाने के बाद पच जाता है, अगर पचने के बाद हम उसे चाहें पुनः निकाल कर फिर रोटी बना दें, फिर चावल बना दें, तो ये मुश्किल है। या जो भोजन है जो पक गया है, जो हम उसे पका चुके हैं, खाना बना चुके हैं, और उस पके हुए भोजन को फिर दोबारा कोई भी प्रोसेस से चाहें कि फिर दोबारा पहले जैसी वो अवस्था में हो जाए, जैसे चावल था, जब तक पका नहीं था तो ठीक था, लेकिन जब हम कच्चा चावल था, लेकिन जब हम पका दिए, उबाल दिए, अब उसको फिर चाहे उस अवस्था में लाए तो मुश्किल हो जाएगा। रोटी बना लिए, फिर आटा से, और फिर रोटी से चाहे हम आटा बना लें, तो ये उसकी अवस्था में चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि परिवर्तन दो तरह से होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ को पुनः दोबारा उसकी पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को दोबारा उसके पहले जैसी अवस्था में न लाया जा सकता है। अर्थात उसमें एक नया चीज़ बन जाता है और नए पदार्थ के गुण पहले जैसे पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। यानी कि ये कागज था, इसकी गुण अलग, और कागज जलने के बाद बन जाएगा राख,
राख की क्वालिटी अलग हो जाएगा, दूध की क्वालिटी अलग है, दही की क्वालिटी अलग है, यानी कि गुण के हिसाब से सभी देखेंगे तो सभी एक दूसरे से एकदम भिन्न होंगे। तो इसी में यानी कि एक तरह के परिवर्तन होता है। ये जो दोनों है, ये कौन परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। और ये जो दोनों है, ये जो दोनों होता है, ये दोनों हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन दो तरह का होता है, एक रासायनिक और एक भौतिक। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जान गए। अब हम जानेंगे अभिक्रिया क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, तो जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर ले और करने के बाद एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए नए पदार्थ का वो निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ये कार्बन है प्लस O2, ये मिलने पर बन गया CO2। उसी तरह CaCO3, इसको हम अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये CaCO3 गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ये पदार्थ दोनों आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है। यहाँ एक ही पदार्थ टूट के दो अलग अलग चीज़ बना रहा है, यानी कि दोनों केस में क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया ही बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन ही हो रहा है। इसमें भी एक नया पदार्थ बन रहा है और इसमें भी एक नया पदार्थ बन रहा है। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और ये CaCO3 को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये CaCO3 टूट रहा है और CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी कि इस तरह हम दो को एग्जाम्पल से अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दो चीज़ आपस में मिलकर एक नया चीज़ बना रहा है, ठीक है, और यहाँ एक ही चीज़ टूट कर दो गो नया चीज़ बना रहा है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाएगा। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाएंगे तब उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो पदार्थ पहले था वह अब बदल गया है, यानी कि अब बदले हुए पदार्थ को फिर पहले जैसा नहीं लाया जा सकता। जैसे पहले कार्बन था और ऑक्सीजन था, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया चीज़ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो ये बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ दो ही चीज़ जुट कर एक नया चीज़ बना रहा है और यहाँ टूट कर दो नया चीज़ बन रहा है, यानी कि दोनों स्थिति में नया चीज़ ही बन रहा है। इस तरह इस पूरी क्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इससे पहले आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों संयोग कर रहा है तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ है जिंक और प्लस
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन बना रहे हैं। यानी यहाँ हम दोनों देख रहे हैं, ये दोनों उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया ही है, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को ये किस रूप में लिखा गया, ये अभिक्रिया का ये शब्द के रूप में लिखा गया, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसको शब्द के रूप में समीकरण के द्वारा दर्शाया जाए तब उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और ये शब्द समीकरण लिखना बहुत लंबा हो जाता है, इससे कागज़ की भी बर्बादी होती है, जगह ज़्यादा स्थान छेकते हैं और समय भी ज़्यादा लगते हैं, और क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं। इसलिए इसको और सरल बनाने के लिए, इसे छोटा करने के लिए हम शब्द के जगह पे इसके सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र या संकेत होता है Mg, और ऑक्सीजन इसका सूत्र या संकेत होता है O2। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो MgO बनाया। क्या बनाया? MgO, यानी कि ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सूत्र के द्वारा, इसे कहेंगे सूत्र समीकरण। क्या कहेंगे? सूत्र समीकरण। तो सूत्र समीकरण शब्द समीकरण से ज़्यादा सरल होते हैं और इसे समझना आसान हो जाता है, इससे समय और कागज़ पे जो जगह होते हैं इसकी बचत होती है। जैसे मैग्नीशियम, उसी तरह ये जिंक है, Zn है, प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2, आपको ये गैस बना लेंगे, ये H2 गैस बन गया। यानी कि ये जिंक का संकेत Zn लिख दिए और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, और ये बना जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र या संकेत के द्वारा निरूपित किया जाए, लिखा जाए, दर्शाया जाए, तब उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों और संकेत के द्वारा जब उस अभिक्रिया को हम लिखेंगे तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी सूत्र या संकेतों के मदद से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, यानी कि उसमें जो पदार्थ भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों या संकेतों की मदद से जब उस अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, छोटा करके, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सूत्र ये संकेत लगा दिए, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया जो होता है उसका ये समीकरण है। कौन समीकरण है? रासायनिक समीकरण, इसे सूत्र समीकरण भी कहेंगे। ये आपका जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया हो रहा है इसका ये सूत्र समीकरण है, और ये शब्द समीकरण है। तो ये दोनों आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भाग ले रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। यानी इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, या इसको प्रतिफल भी कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद जो नए चीज़ें बनते हैं उन चीज़ों को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो इन उदाहरण में आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं
और इन्हीं दोनों के मिलने से ये अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए ये अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद ये जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद या प्रोडक्ट या प्रतिफल। उसी तरह यहाँ है ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ये क्या है, ये अभिकारक, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अभिकारक। और ये इसी के टूटने से इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनता है आपका दो गो प्रोडक्ट। इधर क्या बन गया, ये प्रतिफल बन गया, प्रतिफल। यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये दोनों भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक। और ये जो बनता है यानी कि अभिक्रिया के बाद जो नए चीज़ बनते हैं उसे कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो आप इसे भी अब नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसका एक और नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है, एक संतुलित और एक असंतुलित, यानी कि इसको कंकाली भी कहते हैं। तो संतुलित क्या है, संतुलित उस रासायनिक समीकरण को बोलते हैं जिस समीकरण के दोनों ओर, दाएं में और बाएं में, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, अर्थात बराबर हो। यानी कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तब उसे क्या कहेंगे, संतुलित। असंतुलित किसे कहेंगे, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान न हो। यानी कि इसमें लिख देंगे समान नहीं हो, यानी कि दोनों ओर प्रत्येक तत्वों